डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है और कभी कभी मन में ख्याल आता है कि मुझे ये ना करके कुछ दूसरा करना है, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि हमें यही करना है। लेकिन जो और भी कई सारी डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं उन सब का हम सामना कैसे करें या आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे किया, ये हमें थोड़ा बताओ। देखो, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे पहले जितना सोचना है उसको सोच लो, है ना। और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमारा रेडी रहना चाहिए कि ये अगर 19-20 हुआ तो हमारा क्या, इसमें थोड़ा साइड का रास्ता क्या होगा, या इसमें 19-20 हुआ तो क्या होगा। जब प्लान बी प्लान सी रेडी रहता है तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा। जैसे मान लो आईएएस की हम तैयारी कर रहे हैं, आईएएस में मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे मन में बहुत बार आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा सेकेंड रास्ता, थर्ड रास्ता भी प्लानिंग में शामिल होना चाहिए और उसी से संबंधित होना चाहिए। जैसे आईएएस में नहीं हुआ तो पीएससी एक प्लान भी हो सकता है। जिस सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में परीक्षा देते हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करके अच्छे जगह से जेएनयू, डीयू जैसे बड़े जगहों से पीजी करना एक प्लान सी हो सकता है जो उसी एग्जाम से संबंधित है। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपका रेडी रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा और आप ज्यादा कूल तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से अपने लक्ष्य को चेस कर पाएंगे। और जो करियर प्लानिंग है, शुरू में जो सोचते हैं उसके हर एस्पेक्ट को जाने। मान लो डॉक्टर बनने का सोचते हैं तो डॉक्टर के लिए कौन सा एग्जाम होता है, क्या चीज पूछा जाता है, तो बड़ा एग्जाम क्या होता है, थोड़ा छोटा एग्जाम क्या होता है, डॉक्टरी के कोई एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या कर सकते हैं, डेंटल क्या रास्ता हो सकता है, बीएमएस क्या रास्ता हो सकता है, वो भी ना हो पाए तो नर्सिंग का क्या रास्ता हो सकता है। उसी से संबंधित चीजों को हमको और स्टडी करना चाहिए। जितना प्रॉपर स्टडी करके, समझ के, सूचना एकत्रित करके हम निर्णय लेंगे उतना हमारा निर्णय सही रहेगा। और निर्णय एक बार सही हो जाएगा तो हमारा विचलन कम होगा। तो इसलिए हम ऐसी ही हवा में कुछ भी सोच लिए, फिर उसके बाद पता चला ये प्रॉब्लम है तो फिर कुछ और सोच, ऐसे तो उसको हम पहले जो निर्णय लेते हैं उससे पहले हमारा गहन अध्ययन करना चाहिए उसके बाद, तो आपको कल फिर आप कम विचलित हो। नमस्कार, मैं खुशबू सोनी, कक्षा 12वीं गणित की छात्रा। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कैसे कम करें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर 90% माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे आईएएस वाईएएस बने, लेकिन उस बच्चे को उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली उसे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वह पढ़ाई से थोड़ा हट के है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि उसे उसके गोल को अचीव करने के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता, उसे नीचे धकेला जाता है। सर तब हम क्या करें। देखो, पहला आपने क्या पूछा, पहला तो पूछा क्या, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कैसे कम करें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखो, आप जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और जितना रिवीजन करोगे उतना आपको इजी लगने लगेगा और फिर आप खुद लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, तो जैसे टेस्ट सीरीज होते थे या एग्जाम पहले में प्री बोर्ड होते हैं ना, प्री बोर्ड लेते होंगे सर लोग, तो प्री बोर्ड 2 बार 3 बार आप देने। तो जैसे आप कोशिश करो कि जितना जल्दी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खत्म हो जाए। मैंने ये तो बताया कि 12वीं क्लास में हमारे समय टीचर नहीं थे, लेकिन मैं अपनी गंभीरता भी बताता हूँ कि उस समय में कितना गंभीर स्टूडेंट था कि अपना सेल्फ स्टडी करके, राजू मेरे साथ बैठा हुआ, हम लोग साथ में पढ़ते थे या इधर उधर ट्यूशन करके अगस्त सितंबर तक हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर दिए थे पूरा। अगस्त सितंबर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अगस्त तक कोई 12वीं के कोर्स को कंप्लीट करके स्टूडेंट बैठा हो जहाँ टीचर ही नहीं है। तो मई में, जैसे वो अप्रैल में एग्जाम हुआ 11th का, मई से पढ़ना चालू किए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4-5 महीना में खत्म पूरा कोर्स। उसके बाद केवल रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो अपने आप टेंशन कम होगा। ठीक है, एक दूसरा, बोर्ड में तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना रिपीटेशन होता है, वही परीक्षा बोर्ड के अजय माला के सवाल आते हैं, उसमें तो कोई प्रेशर वाली बात ही नहीं है।
ठीक है। असली प्रेशर और असली चैलेंज तो बाद में आएगा, क्योंकि अभी मैं एक बुक लिख रहा हूँ, उसमें लिखा भी हूँ कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में कैसे टॉपर बनते हैं और उनके साथ कैसी विडंबना होती है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में बच्चा टॉप कर जाता है और बाद में उसको उसका जो कंपटीशन हो अभी सीबीएसई से आईसीएसई से तो हुआ ही नहीं है। जब आईएएस का एग्जाम देने जाएगा, आईआईटी का एग्जाम देने जाएगा, तब सबसे कंपटीशन होता है और उसको जब टॉप करता है तब सारी दुनिया आती है, नेता लोग आते हैं, मीडिया आती है उसका इंटरव्यू करने, मीडिया आती है इंटरव्यू करने, सब लोग आते हैं। लेकिन उसको जब रियल कंपटीशन वर्ल्ड में जाता है, आईआईटी में, आईएएस में, तब समझ में आता है उसको कि मैं तो कुछ अलग ही वाला पहला आई थी, है ना। वहां तो एक नया कंपटीशन खड़ा होता है। तो ये सारी बोर्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। आप जल्दी कंप्लीट करिए कोर्स को, बार बार रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आ जाएंगे परसेंट। कोई बहुत बड़ा बात नहीं उसमें। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सॉल्व पेपर देख लीजिए, परीक्षा बोर्ड देख लीजिए, वही क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी असली कंपटीशन तो बाद में कंपटीशन एग्जाम में कोई जाएंगे तब आएगा। दूसरा सवाल आपने कहा कि भाई आपको कोर्स से अलग हटके कोई चीज पसंद है, तो देखिए उसको भी मैं बोल रहा हूँ। हमारे देश में सामान्यतः लोग लोअर मिडिल क्लास के, गरीब परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं, तो माँ बाप का सोचना भी कोई गलत नहीं है। वो बच्चे के लिए अच्छा ही सोचने की कोशिश करते हैं। उनको एक डर रहता है कि भाई बच्चा अगर इधर उधर करेगा और कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। इस डर के कारण बच्चे हमारे लिए अच्छा सोचते हुए ही पेरेंट्स सोचते हैं कि ये करें करके। हम अगर कुछ साइड का सोचते हैं, कुछ दूसरा सोचते हैं, तो उसके लिए भी हमारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। केवल शौक होना पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। शौक होना ही पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, मेरे को मान लो गाने का बहुत शौक है, तो उससे उसको चेस करें, लेकिन साथ में साथ हमारे जीवन का भी हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए। तब हमारे को टेंशन नहीं आएगा और हम सक्सेस होंगे। जैसे एक बच्चा भी मेरे पास आया 3 दिन पहले, वो ब्रिस्क बॉल में एशियन गेम में पहुंच गया है, लेकिन उसको एशियन गेम में जाने तक का टिकट भी नहीं है। तो इसका प्लानिंग करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। कहीं से भी हम कैसी स्कॉलरशिप लेंगे या हमारे कैसे आय अर्जन का जरिया होगा, और नहीं है तो हमको अल्टरनेट खड़ा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि भाई किसी घर में गरीबी है और वो सीधा आईएएस के लिए 2 बार 3 बार दे रहा है और घर पे बोझ बन के बैठा है, तो उसको भी टेंशन आएगा, पेरेंट्स को भी टेंशन आएगा कि नेगेटिविटी का वातावरण पूरे घर में पैदा होगा। उसको मैंने उदाहरण दिया कि एक लड़की थी तमिलनाडु की, वो नर्स बन के आईएएस का परीक्षा दी। तो अपने को केवल शौक होना पर्याप्त नहीं होता है, उसको हम कैसे एक अच्छे स्तर तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्रिकेट के शौक तो सबको रहता है। देश में 140 करोड़ में 11 ही लोग तो नेशनल टीम में खेले। अब तो आईपीएल आ गया तो लोगों को मौका इतना मिल जा रहा है, नहीं तो कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ तेंदुलकर कहाँ आते हैं और जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो बाहर के बाकी चीजों का शौक रखना अच्छी बात है, लेकिन शौक ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि उस रास्ते में हमारे पास क्या क्या चीजों की जरूरत होगी और उस जरूरत को हम कैसे मीट आउट करेंगे। ये हमारे पास एक गहन योजना होनी चाहिए, ठीक है। गाने का है, मान लो किसी को गाने का शौक है, तो भाई अपने जीवन जीने का भी वो चिंता करे ताकि किसी पर वो बोझ ना बने, और फिर उसके बाद वो गाने को भी अपने पैशन के रूप में आगे बढ़ा सकता है। एक कोई छोटा नौकरी ले लिए, हम कोई काम कर लिए, अपने आर्थिक जीवन अर्थोपार्जन का जरिया खोज लिए, उसके बाद उस पैशन को चेस कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट इजी कि हम केवल शौक को पाले, ये पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि और समस्त अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना प्रधान, कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोराटांगल से। महोदय, हम सभी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कहाँ करना है वो सब आपने हमें बताया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। महोदय, मेरा सवाल यह है कि हम जब किसी भी कोर्स की तैयारी करते होते हैं, तब उस समय हमारे माइंड में तरह तरह के ओवर थिंकिंग आते हैं, तो इस समस्या का हम शिकार हो जाते हैं।
तो इससे हम कैसे बचें, उसका उपाय हमें कुछ बताएं। निर्धारित होना चाहिए, सेट होना चाहिए, उसको बार बार उसको हमको स्मरण करना चाहिए। उसके लिए कुछ पोस्टर लगा सकते हैं, कुछ चीज अपने कमरे में रख सकते हैं और उससे संबंधित लोगों से मिले। जैसे हमको आईएएस बनने का शौक है तो हम कलेक्टर के ऑफिस जाएं, कलेक्टर से मिलें, उसके बारे में जो बात करते हैं सोचते हैं, उस तरह के लोगों का सर्कल बनाएं तो हम अपने लक्ष्य में और अंदर जाते जाएंगे। उससे संबंधित कोचिंग में जाएं, उससे संबंधित मैगजीन पढ़ें, उससे संबंधित लोगों को मिले तो आप और उसमें गहन जाते जाएंगे, डाइवर्ट कम होंगे। हम सोच रहे हैं कुछ लेकिन ना हमारा उसका सर्कल है, ना हम उसके बारे में मिलते हैं, ना उस तरह के जगह में जाते हैं तो हम दूर होते जाएंगे, डाइवर्ट। तो उसको उसी चीज पे जीना है, उस चीज को सोचना है, उसी चीज पे जीना है ना। मतलब जो चीज हम करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, उसी चीज में हम जीने लगे, ठीक है, तो अपने आप उससे डाइवर्ट कम होगा, ठीक है। और साथ में योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें सभी बच्चे करो ताकि अपना जीवन और स्वास्थ्य अच्छा रहे। जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, कोई एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। अपना जीवन, जिंदगी, स्वास्थ्य अच्छा रहे। आजकल जितनी बीमारियां हो रही उससे भी हमको ऊपर उठने की जरूरत है। जी, धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा 7th का हूँ सर। मेरा सपना है कि मेरे को IPS बनना है, तो सर मैं क्या करूँ? बहुत बढ़िया। 7वीं क्लास में हो बेटा, तुम अभी रोज अखबार पढ़ना चालू करो, कोई भी अखबार, ठीक है, दैनिक भास्कर, नौ पेपर पढ़ना चालू करो। आता है पेपर? यस सर। आता है घर में? तो पढ़ो उसको अच्छे से और थोड़े दिन बाद अंग्रेजी पेपर चालू कर लेना, या दोनों पढ़ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ना, ठीक है। और सुनो, दूसरा चीज करना, DD न्यूज सुनना रोज 15-20 मिनट, समझ में आए ना आए जो भी। और बाहर पढ़ोगे तो फ्रंट पेज को पढ़ना, जब भी तो जो भी मन लगे उसको पढ़ो। और तीसरा चीज, स्टेज के डर को खत्म करो। स्टेज में बोलना, माइक पे बोलना, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब करो। और इमला लिखो, कोई भी मात्रात्मक गलती, हिंदी में मात्रात्मक गलती या इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो करो। और किसी भी विषय पर लिखने की क्षमता विकसित करो। कृषि की समस्याएं, किसान की समस्या क्या है, गांव की समस्या क्या है, प्रदूषण को कैसे दूर किया जा सकता है, 21वीं सदी का भारत कैसे होना चाहिए, बच्चों के भविष्य को कैसे अच्छा करना चाहिए, इस पर लिखने की आदत डालो। ये सब लिखने का काम करो, पेपर पढ़ो, DD न्यूज पढ़ो, और कुछ दिनों बाद मैगजीन पढ़ना चालू कर देना, क्रॉनिकल, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या विजन, ये सब मैगजीन पढ़ना चालू कर देना। इतना काम अभी करते रहो, फिर 12वीं तक ये चलते रहने दो। 12वीं के बाद क्या करना, 12वीं के बाद बताएंगे। तो बोलो सर। मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम घरघोड़ा में पढ़ता हूँ, ठीक है। सर मुझे स्वामी आत्मानंद के बारे में कुछ नहीं पता है, तो सर पर जिज्ञासा होना चाहिए बच्चों के अंदर, तो गूगल करना, शिक्षकों को पूछना और उनके बारे में समझना, ठीक है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पूनम है। जी बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं एज ए स्टूडेंट के थ्रू, तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं और हमें डाउट होता है कि हम ये नहीं कर सकते। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, आप अपनी स्टडी करते थे, तो आप अपने कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते थे? कि मैंने आपकी अभी स्टोरी सुनी, आपको इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना मेहनत किया आप, लेकिन मैं आप जानना चाहती हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते थे? जी, इतना बढ़िया है, सेंटेंस फॉर्मेशन इतना बढ़िया है, ऐसे लग रहा था कोई शिक्षिका बोल रही। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में अच्छा आगे जाओ। तो इतनी क्लैरिटी से बोल रहे थे आप, अपनी भाषा, आपके सेंटेंसेस इतने अच्छे थे। तो एनीवे आप अच्छा करो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है बेटा, तो देखो वही है कि जिज्ञासा आदमी को होनी चाहिए। दूसरा जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जैसे हम खुद पढ़े, नहीं समझ में आया तो 2-3 किताब रखते थे, गाइड रखते थे, उससे देखते थे, उसमें कुछ में समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो किसी सीनियर को पूछते थे, सीनियर नहीं बता पाया किसी टीचर को पूछते थे, टीचर नहीं बता पाया किसी और टीचर को पूछते थे। इस तरह से कोशिश करते रहते थे तो हो जाता था। वही वो निरंतर प्रक्रिया है जिसको लगातार इंसान को एक जिज्ञासा के साथ, एक क्यूरियोसिटी के साथ करते रहते हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि अभी के दौर में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर बच्चों को जितना कॉन्सेप्ट बुक से नहीं क्लियर होते हैं उतना मोबाइल से होता है। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ जितने भी उपस्थित हैं वो सब फ़ोन यूज़ करते हैं। तो सर उस टाइम आपके पास फ़ोन भी नहीं था,
ऐसा मुझे लगता है। और मतलब आपको इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, तो अभी के स्टूडेंट की स्टडी में और आपके समय की स्टूडेंट की स्टडी में क्या फर्क है सर, ये मैं जानना चाहूँगी। बहुत बढ़िया सवाल है। पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं था उसके कारण बड़े जगहों, मेट्रो सिटी, बड़े स्कूलों, बड़े कॉलेज और गांव की जगह, गांव की स्कूल, गांव के कॉलेज का अंतर बहुत बड़ा था। अब वो टेक्नोलॉजी ने, आपने कहा मोबाइल ने काफी हद तक कम कर दिया है, जो गांव के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अच्छा है। एक काफी इसमें परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो भी चीजें जो भी परिस्थितियां हो, इंसान हर परिस्थिति में कर सकता है। और आज तो चीजें आसान हुई हैं, छोटे जगहों के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए चीजें आसान हुई हैं। ये हम सबके लिए अच्छा है कि टेक्नोलॉजी ने उस गैप को काटने का काम किया है। बट मोबाइल फिर दुधारी तलवार है, उसका मिसयूज ना हो, ये चीज को भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन है कि आप आईएएस हैं, पूर्व आईएएस, तो आपने आईएएस की तैयारी किस कक्षा से की और आप पढ़ने में कितना घंटे लगाते थे और कैसा पढ़ते थे तब आपको याद होता था? हाँ, थोड़ा बहुत मैगजीन थोड़ा बहुत पढ़ते थे। 12वीं के बाद एकदम सीरियसली आईएएस की तैयारी चालू किया। 12वीं का जैसे एग्जाम हो उसके बाद सीरियसली तैयारी चालू किया और दूसरा कोई इधर उधर नहीं देखा, ठीक है। और जितना घंटा पढ़ते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये नहीं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, सवाल ये है कि कितने ज्यादा घंटे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो जितना ज्यादा घंटा पढ़ेगा उतना अच्छा हो। लेकिन ऐसा नहीं किताब पकड़ के बैठे हुए हैं। हम अपना योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो जो पढ़ने के घंटे उसको लगातार बढ़ाना चाहिए। आज हो सकता है अभी आप 6-8 घंटा पढ़ पाते हो, कोशिश करो कि शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को फिट करते हुए उसको 10 तक ले जाएं, 12 तक ले जाएं, 14 तक ले जाएं, है ना। और जो बेसिक 6-8 घंटा सोना है, 6 घंटा 7 घंटा सोना है, तो जरूर सोना चाहिए। उसके बाद बाकी समय को बचा करके हमको पढ़ाई पे और फोकस करना चाहिए। और केवल पकड़ के बुक पकड़ के टेंशन में इधर उधर सोचते हुए नहीं पढ़ते, ज्यादा से ज्यादा घंटा पढ़ाते जाना चाहिए। 12वीं के बाद मैंने सीरियस तैयारी किया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।